नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो पासिंग मार्क का केस है उसका ऑर्डर अभी तक नहीं आया। बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में पूछ रहे थे। तो जो विशेषज्ञ हैं, जो इस केस से संबंधित लोग हैं, उनका मानना है कि अब इस केस का जो ऑर्डर है वो अगले महीने यानी सितंबर के महीने में ही आ सकता है, लगभग 15 सितंबर के आसपास। क्योंकि इस केस से संबंधित कुछ और भी विवाद हैं। जब वो विवाद या वो केस निपट जाएंगे उसके बाद ही ये ऑर्डर सुनाया जा सकता है। इसलिए लगभग 2 हफ्ते तक और इंतजार करना पड़ सकता है। और अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की ही है और ये सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती जांच कर रही एसटीएफ की टीम दिखा रही लापरवाही, अभी तक मायावती दुबे और चंद्रमा यादव समेत कई लोगों को पकड़ने में रही है असमर्थ। 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है। सीबीआई जांच की मांग इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि एसटीएफ द्वारा भर्ती को ठंडे बस्ती में डालने की तैयारी की जा रही है। भर्ती को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। वैसे भर्ती को लेकर के लोगों द्वारा अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। भर्ती को लेकर के सोशल मीडिया पर घमासान मचा रहता है। तो इस केस से संबंधित विद्यार्थी तो सोशल मीडिया पर लगे ही हुए हैं और इसकी जो हाई कोर्ट है वहाँ पर 2 याचिकाएं भी पड़ी हुई हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को या तो निरस्त कर दिया जाए या इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। लिखा है 2 केस हैं। एक नूतन ठाकुर जी वाला है 9853/2020 और दूसरा जो अधिवक्ता है सीमांत सिंह 5402/2020। फिलहाल कोर्ट का मामला किस तरीके का रहता, कितना लंबा चलेगा, ये कुछ भी बताया नहीं जा सकता है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आया तब बहुत सारे ऐसे मामले आए थे जिन विद्यार्थियों के बहुत ही ज़्यादा नंबर थे, लगभग 90% नंबर विद्यार्थियों ने पास किए थे। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी थे कि सीरियल से ही लगभग 40 बच्चे पास हो गए थे। और ऐसे ऐसे विद्यालय भी मिले थे जहाँ के पूरे बच्चे पास हो गए थे। तो विद्यार्थियों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, सरकार से आग्रह किया था कि इस भर्ती की सीबीआई जांच की जाए या इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, पुनः परीक्षा करवाई जाए। लेकिन सरकार ने सोचा कि कुछ खाना पूर्ति कर दिया जाए। खाना पूर्ति करने के लिए सरकार ने एसटीएफ की जांच करवा दिया। एसटीएफ ने 2-4 लोगों को पकड़ा है और उसके बाद पूरा का पूरा जो मामला है वो ठंडे बस्ते पर चला गया है। और सरकार ने ये सब ऐसा इसलिए किया है ताकि जब मामला कोर्ट में जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि इस भर्ती में इतनी ज़्यादा धांधली की चर्चाएँ क्यों हैं, तो सरकार जवाब देगी कि हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए ना तो सीबीआई जांच की आवश्यकता है और ना ही इसकी पुनः परीक्षा की आवश्यकता है। और इसी के बीच में ये ऑर्डर आ जाएगा और भर्ती करवा लेंगे और उसके बाद में पूरा मामला खत्म हो जाएगा। लिखा हुआ है कि एसटीएफ द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की मांग है कि भर्ती में धांधली करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित हो और उनकी संपत्ति कुर्की की जाए। सभी लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था सभी आहत हैं। सभी चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो और परीक्षा दोबारा हो। इस भर्ती में धांधली कराने वाले मायावती दुबे, चंद्रमा यादव एवं केएल पटेल के गुर्गे और अज्ञात लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लोगों की मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच हो, अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, भर्ती को रद्द करके इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए और जो लोग हैं इसे संबंधित भ्रष्टाचार से संबंधित उनको जेल में डाला जाए। फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या मां घोटाले के मुद्दे पर 69,000 शिक्षक भर्ती का कुछ होगा। अगली जो सूचना है वो है आरक्षण को लेकर के। आरक्षण का जो विवाद है वो कभी खत्म नहीं होगा और आरक्षण के विवाद को बढ़ाने में सरकारों का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। लिखा है आरक्षण का लाभ सबसे निचले तबके तक नहीं पहुंच रहा है। कोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि जो आरक्षण का लाभ है वो केवल आरक्षित वर्ग के जो ताकतवर लोग हैं उनको मिल रहा है। आरक्षित वर्ग के ही जो नीचे के लोग हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के सवर्ण ग्रुप जो है इन वर्गों में भी बन गया है, यानी कि ओबीसी में भी एक सवर्ण ग्रुप है और एससी एसटी में भी एक सवर्ण ग्रुप बन गया है और वही इसका लाभ लेता है। जो नीचे के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है और कब तक लोग इस तरीके से मूक दर्शक बन करके बैठे रहेंगे। हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट है। लिखा आरक्षण का लाभ सबसे निचले तबके तक नहीं पहुंच रहा है, क्या हमेशा पिछड़े रहना उनकी नियति है? आरक्षण का लाभ एससी एसटी के सबसे निचले स्तर के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, क्या हमेशा पिछड़े रहना ही उनकी नियति हो गई है? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि आप लोगों से फिर से शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो देखते रहें ताकि मैं इसी तरीके
से आप लोगों को और अधिक वीडियो बना सकूं। नीचे लिखा है कि आरक्षितों के वर्गों में विशेष वर्ग को प्राथमिकता देने के लिए सरकार को अधिकृत करने का फैसला करने देने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले को बड़ी पीठ को रिफर करते हुए यह टिप्पणी की है कि पीठ की इस टिप्पणी से SC/ST आरक्षण में OBC की तरह से क्रीमी लेयर लागू होने का दरवाजा खुल सकता है। लिखा है केंद्र सरकार क्रीमी लेयर का विरोध कर रही है और ये मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो केंद्र सरकार तो विरोध कर ही रही है क्योंकि वो किसी का विरोध नहीं चाहती है, वोट बैंक की राजनीति है। नीचे लिखा है पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि $1,00,000 का सवाल यह है कि आरक्षण का लाभ कैसे निचले तबके तक पहुंचाया जाए। रिपोर्ट बताती है कि आरक्षण का लाभ लगातार वही ले रहे हैं जो ऊपर उठ चुके हैं और जो नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल कर चुके हैं। मूक दर्शक बनकर नहीं रहा जा सकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि SC/ST और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में बहुत से वर्ग गैर बराबरी पर हैं। अपने 78 पेज के फैसले में पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 338, 341, 342 और 342A के व्यापक जनहित में व्याख्या करने का वक्त आ गया है और इनकी व्याख्या करके इंदिरा साहनी और अन्य फैसलों की बाध्यकारी नज़ीरों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि हम इन फैसलों की पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन वास्तविक हकीकत से भी नज़रें नहीं चुराई जा सकती हैं। तो OBC में भी इसी तरीके से है और कुछ जातियां जो हैं उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो SC/ST से भी बदतर हैं OBC में, उसकी चर्चा तो इसमें नहीं है। और SC/ST की अगर बात करें तो इसमें भी ऐसा ही है कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि 3-3, 4-4 पीढ़ी से वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसकी जो कट ऑफ है SC/ST की बहुत ज़्यादा चली जाती है और जो निचले वर्ग के जो SC/ST हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है और वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो उनको नौकरी मिल सकती है, वो इतनी कटा पर पहुंच सकते हैं। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी लोग बात तक करने से डरते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो सरकारें हों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरी जो बास्केट है वो ताकतवरों को नहीं दी जा सकती है। जस्टिस मिश्रा की पीठ ने कहा कि भोजन की पूरी टोकरी जो सभी लोगों की भूख मिटाने के लिए क्या सिर्फ सशक्त ताकतवर लोग आरक्षण का लाभ ले चुके जो क्रीमी लेयर लोग हैं उनको हड़पने नहीं दिया जा सकता है। इसकी अनुमति देना गैर बराबरी को बढ़ावा देना होगा। समानता लाने की आड़ में भोजन की पूरी बास्केट ताकतवरों को नहीं दी जा सकती है। अगली सूचना कोरोना संक्रमण की। लिखा शनिवार रविवार को बंदी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में जो मिनी लॉकडाउन चल रहा है वो जिस तरीके से उसी तरीके से फिलहाल लागू रहेगा। अगली सूचना है कि जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में अब होंगे संचालित और उत्तर प्रदेश होगा ऐसा भारत का पहला राज्य। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र अब प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे। बेसिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने व संसाधन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकार के इजाजत देने पर इसी साल से नहीं तो शैक्षिक सत्र 2021-22 से संचालित किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस व्यवस्था को लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। इसके लिए हर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके लिए यूनिसेफ ब्लेंडेड अप्रोच नाम से कार्यक्रम तैयार किया है और नई शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल देना अनिवार्य है। इसे निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने की बात भी कही गई है और इस वर्ष मार्च में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में संचालित करने का सुझाव दिया था। तो इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लिए जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक कोर्स की भी बात की गई है, वो कोर्स भी इन्हें करवाया जाएगा और उसके बाद में ये प्री प्राइमरी स्कूल की तरीके से कार्य करेंगे। अगली सूचना है नीट परीक्षा की। नीट परीक्षा का अभी भी विरोध कर रहे हैं विद्यार्थी और संगठन, बहुत सारे राजनेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि सेहत के बदले परीक्षा नहीं। पुलिस द्वारा उठाए जाने के बावजूद इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन के सामने परीक्षाओं के विरोध में दोबारा क्रमिक अनशन। तो ये आप फोटोज देख रहे हैं आप लोग, ये विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं पर जो विद्यार्थी 18 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने JEE नीट की जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं और मानव संसाधन एवं विकास मंत्री का बयान भी आ गया है कि अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और अगर कोरोना का लक्षण दिखा तो अलग कमरे में होगी परीक्षा। बहुत सारे अलग से एहतियात बरते जाएंगे। विद्यार्थियों को जो है दस्ताने दिए जाएंगे, मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइजर लेकर के आएंगे। एक कक्षा में केवल 12 विद्यार्थी बैठेंगे। कहते तो बहुत कुछ है कि कहा तो इन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में भी था और कहा तो इन्होंने BEd एंट्रेंस एग्जामिनेशन में था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक कक्षा में 44 बच्चों को घुसेड़ दिया गया था।
यहाँ इसीलिए लोगों को विश्वास नहीं है। सरकार अगर वास्तव में जो कहती है वो करती तो विद्यार्थियों को इतनी समस्या नहीं होती, विद्यार्थी इतना भयभीत तो नहीं होते। लिखा है जेईई एडवांस्ड 2020 के चेयरमैन और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडे ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षा टच फ्री और संक्रमण मुक्त होगी। केंद्र में यदि किसी में कोरोना के लक्षण दिखे तो उसे आइसोलेशन कमरे में परीक्षा देनी होगी। सभी 23 आईआईटी ने विशेष दिशा निर्देश तैयार कर दिए हैं। और कहता हूं कि व्यापक पैमाने पे छात्रों में अभी दहशत और डर का माहौल है। जिस तरीके से आए दिन कोरोना के आज स्थिति यह है कि 70 से 75 हजार केसेस आ रहे हैं। बीएड और खंड शिक्षा अधिकारी में देखा गया किस तरीके से अव्यवस्था रही है, कोई प्रोटोकॉल नहीं कोरोना का फॉलो किया गया। प्रदेश सरकार के आए दिन कोई ना कोई मंत्री, विधायक, सांसद कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। आज ही हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आए, तो छात्रों के साथ कहां से सुरक्षा होगी? सरकार की क्या रोड मैप है? दूसरी और महत्वपूर्ण चीज है, तमाम ऐसे जिले हैं जहां व्यापक कोरोना का असर है, आधा से आधा शहर कोरोना की वजह से हॉट स्पॉट बना है, वहां छात्रों को कैसे कराया जाएगा? अभी महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि कोई भी प्रतियोगी होगी परीक्षा वो अपने यहां नहीं कराएगी स्टेट गवर्नमेंट। फिर ये ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी सरकार की है कि सरकार जबरदस्ती परीक्षा कराए? क्या छात्रों को कोई कोरोना का एंटी डोज दिया गया है, या छात्रों पे कोरोना के नाम पे यह प्रयोग किया जा रहा है कि छात्र कोरोना बूस्टर है, एंटी कोरोना बूस्टर है? इस तरीके की कोई भी हरकत छात्रों की जिंदगी पे खतरा हो सकता है। लाखों छात्रों को और उनके परिवार को कोरोना के मुंह में नहीं ढकेला जा सकता है। इसमें तमाम ऐसे भी सरकार कह रही है परिवार। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का कहना है कि जो छात्र नेता हैं उनका कहना है कि विद्यार्थियों को कोरोना का जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है विद्यार्थियों के ऊपर, और देखा जा रहा है कोरोना का कितना असर होता है युवाओं पर या नहीं। इस तरीके से विद्यार्थियों पर इसका प्रयोग ना किया जाए। कुल मिलाकर के सरकार अगर परीक्षा करवाना भी चाहती है तो जो कहती है उसे करे और पूरे एहतियात बरते। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यह ढुलमुल आयोग की। लिखा सचिव परीक्षा नियंत्रक को अवमानना नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री एवं परीक्षा नियंत्रक विपिन कुमार मिश्र को नोटिस जारी किया है। लिखा हुआ है साथ ही अगली सुनवाई के लिए याचिका को 4 सप्ताह बाद पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने अनुराग शुक्ल की याचिका पर अधिवक्ता प्रेम प्रकाश को सुनकर दिया। याचिका का कहना है कि कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली रह गए पदों को कट ऑफ मेरिट के नीचे अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दिया है। इस आदेश की अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। आखिरकार चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये जितने भी भर्ती बोर्ड हैं इनको अपनी वेटिंग लिस्ट निकालने में क्या परेशानी, समझ में ये नहीं आता है कि आखिर क्या इनको अपनी जेब से पैसे देने हैं। अगर प्रतीक्षा सूची से भी पदों को भर दिया जाए तो काफ़ी जो फायदा है वो आयोग को भी होगा, सरकार को भी होगा, क्योंकि दोबारा परीक्षा करवानी पड़ती है, दोबारा से अध्याचन मंगवाना पड़ता है, दोबारा से पूरी व्यवस्था करनी होती है। और अगर वेटिंग लिस्ट निकलती है इससे सरकार का भी पैसा बचेगा, समय बचेगा, अधिकारियों का भी समय बचेगा और विद्यार्थियों को भी आसानी से नौकरी मिल सकेगी। लेकिन चाहे सरकार हो चाहे वो कोई भी आयोग हो, प्रतीक्षा सूची और वेटिंग लिस्ट निकालने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो इसके बारे में भी बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं, खासतौर से आरओ 2013 इत्यादि के, लेकिन अभी तक एक भी विद्यार्थी की ज्वाइनिंग तक नहीं करवाई गई। इसी तरीके से यूपी के बारे में भी बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं, लेकिन यूपी ने भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है। अभी टीजीटी के लिए 2013 के लिए एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, तब चर्चा हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के शेष 2 विषयों का परिणाम रुका हुआ है, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का। उसके लिए जानकारी ये मिली है कि चार्जशीट तो दाखिल कर दी गई है, लेकिन वो ऐसे नहीं दी जा सकती है। अगर आयोग मांगेगा आधिकारिक रूप से तो आयोग को प्रदान की जाती है। हालांकि विद्यार्थी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से चार्जशीट मिल जाए और उस आधार पर लोक सेवा आयोग पर दबाव बना सकें। वहीं पर एक इसी से संबंधित एक दूसरा मामला है हाईकोर्ट का। विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी है इन 2 विषयों के परिणाम को लेकर के। कल उसकी तारीख थी, आयोग की तरफ से कोई वकील उपस्थित नहीं हो पाया। अपडेट ये है और अब इसकी जो डेट है वो इसमें देख सकते हैं, लिखा है लिस्टेड
ऑन 31 अगस्त। तो ये 31 तारीख को अब इसकी सुनवाई होनी है। देखना है कि 31 अगस्त को भी कोई पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। कोर्टों का मामला किस तरीके से, ये हम लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में अच्छी तरीके से देखा है। फिलहाल विद्यार्थी मजबूर हो गए हैं और 1-1.5 साल बाद ही कोर्ट गए हैं, जब विद्यार्थियों की सारी आस टूट गई थी। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने बहुत बेवकूफ़ बनाया और इसी तरीके से विद्यार्थी कई बार गए वाराणसी, वहाँ पर भी बात नहीं बन सकी। इसके बाद में विद्यार्थी अब हाई कोर्ट गए हैं। देखते हैं विद्यार्थियों को न्याय आखिरकार कब मिलता है और कैसे मिलता है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।